हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 11वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अद्विक की बात सुनकर ईशा ने अद्विक की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी और उसे डॉक्टर की बात का जवाब देने के लिए कहा। अद्विक की बात सुनकर ईशा डॉक्टर की बातों का जवाब देने लगी। जो डॉक्टर उससे पूछ रही थी वो धीरे धीरे सब बता रही थी। इस बीच उसने अद्विक का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अद्विक ने भी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। सब बातें पूछने के बाद डॉक्टर ने ईशा की तरफ देखा और बोली, मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, इसलिए आपको मेरे साथ आना होगा। समीरा की बात सुनकर ईशा ने और मजबूती से अद्विक का हाथ पकड़ लिया। अद्विक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे शांत कराते हुए बोला, शोना, मैं यही हूँ बच्चा, आप जाओ डॉक्टर के साथ। ईशा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसे डॉक्टर के साथ जाने में डर लग रहा था। अद्विक ने उसकी नम आंखों को देखा तो प्यार से उसका माथा चूम कर बोला, आपको मुझ पर भरोसा है? उसकी बात सुनकर ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक बोला, तो जाइए डॉक्टर के साथ, मैं यही हूँ। डॉक्टर समीरा अद्विक को ही देख रही थी कैसे वो ईशा को इतने प्यार से संभाल रहा था, बल्कि बाहरी दुनिया के लिए वो बहुत गुस्सैल और एरोगेंट इंसान था। अद्विक के समझाने पर ईशा उठी और डॉक्टर समीरा के साथ दूसरे रूम में चली गई। अद्विक को ईशा की बहुत फिक्र हो रही थी। कुछ टाइम बाद डॉक्टर समीरा और ईशा वापस आए और अपनी सीट पर बैठ गई। डॉक्टर समीरा ने अद्विक की तरफ देखा और बोली, सर फिलहाल मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ जिससे इन्हें दर्द से आराम मिलेगा, बाकी बातें तो मैं आपको रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकती हूँ। अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, रिपोर्ट कब तक आएगी? समीरा बोली, कल शाम तक। कुछ और बातें करने के बाद अद्विक और ईशा घर की तरफ निकल गए। ईशा चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी और अद्विक उसे ही देख रहा था। अद्विक ने देखा कि ईशा ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ है, मतलब कि उसे अभी भी पेन था। अद्विक ने गाड़ी में पार्टीशन ऑन किया और ईशा को पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि ईशा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो हैरानगी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अद्विक को देखने लगी। अद्विक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, अभी भी पेन हो रहा है? उसकी बात सुनकर ईशा ने अपनी गर्दन झुका ली और बोली, नहीं अभी ठीक है। अद्विक को पता था कि वो झूठ बोल रही थी। उसने ईशा को सिर को पकड़ अपने सीने से लगाया और अपना हाथ धीरे से उसके टोप के अंदर डाल उसके पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। उसकी छुअन से ईशा सिहर गई। उसकी पकड़ अद्विक पर कस गई। अद्विक ने एक हाथ से उसे अपने करीब किया और दूसरे हाथ से उसके पेट को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स शोना। ईशा ने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। उसे ऐसा करते देख अद्विक मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके कान में बोला, क्या हुआ? मेरे बच्चे को शर्म आ रही है, पर मुझे हक है शोना। ईशा ने कुछ नहीं कहा और न ही उसके सीने से अपना सिर बाहर निकाला। अद्विक ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। कुछ टाइम बाद वो लोग घर पर पहुंच गए। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। अद्विक और ईशा भी जाकर वहीं बैठ गए। अलका जी ने उन्हें देखा और बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? उनकी बात सुनकर अद्विक बोला, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, बस कुछ मेडिसिन दी है, उससे सब ठीक हो जाएगा।
उसकी बात सुनकर अलका जी बोली, चलो अच्छा है, अब तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। तुम लोग जल्दी आओ, मैं तब तक डिनर लगवाती हूँ। उनकी बात सुनकर दोनों उठकर ऊपर अपने रूम में चले गए। रूम में आकर पहले ईशा फ्रेश होने चली गई। वहीं अद्वैत अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा गया और अपना काम करने लगा। आज ऑफिस ना जाने की वजह से उसके बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए थे। कुछ टाइम बाद ईशा बाथरूम से बाहर आई तो अद्वैत फ्रेश होने चला गया। अद्वैत ने शावर लिया और बाथरूम से बाहर आया। उसकी नज़र ईशा पर गई जो बेड पर बैठी कुछ सोचते हुए अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। अद्वैत ने अपना टॉवल सोफे पर रखा और उसके पास जाकर उसके सामने बैठ गया, पर ईशा तो पता नहीं क्या सोच रही थी। अद्वैत ने उसे कंधे से हिलाया और बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? ईशा ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा और मुंह बना लिया। इस समय वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह लग रही थी। उसे ऐसे मुंह बनाते देख अद्वैत को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, क्या हुआ शोना, ऐसे मुंह क्यों बना रही है? और आप अभी तक नीचे नहीं गई? डिनर का टाइम हो रहा हो। उसकी बात सुनकर ईशा वैसे ही मुंह बनाते हुए बच्चों के जैसे बोली, हाँ पर मुझे खाना नहीं खाना। अद्वैत ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, क्यों खाना, क्यों नहीं खाना? क्या आपको भूख नहीं है? है ना, भूख है पर खाना नहीं खाना। तो अद्वैत बोला, खाना नहीं खाना तो फिर क्या खाना है? उसकी बात सुनकर ईशा ने उसकी आंखों में देखा और एक्साइटेड होकर बोली, मुझे ना गोलगप्पे खाने हैं। उसकी बात सुनकर अद्वैत बोला, गोलगप्पे? तो ईशा बोली, हाँ गोलगप्पे मतलब पानी पूरी। अद्वैत बोला, वो मुझे भी पता है गोलगप्पे मतलब पानी पूरी, पर आपको इस समय गोलगप्पे मतलब पानी पूरी क्यों खाना है? तो ईशा बोली, क्यों खाना है का क्या मतलब? मेरा मन कर रहा है खाने का, इसलिए खाने हैं। अधिक बोला सोना, पर अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको कुछ हेल्थी खाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईशा ने मुंह फुलाया और उसे देख बोली, नहीं मतलब नहीं, मुझे सिर्फ गोलगप्पे ही खाने हैं। अद्वैत उसे समझाते हुए बोला, शोना जिद नहीं करते बच्चा, अभी आप कुछ हेल्थी खा लो, आई प्रोमिस आपके ठीक होते ही मैं आपको गोलगप्पे खिला दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशा अपने फूले हुए मुंह को लेकर दूसरी तरफ घूम गई और बोली, तो ठीक है फिर, मुझे खाना भी नहीं खाना। इस समय अद्वैत को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे उसकी फेवरेट चीज़ ना मिलने पर अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर बैठ जाता है। ईशा भी इस समय बिल्कुल उस एक छोटे बच्चे की तरह ही लग रही थी। उसकी बातें और उसकी जिद को सुनकर अद्वैत समझ गया कि उसे मूड स्विंग हो रहे हैं। इन दिनों होता है लड़कियों के मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आना, ये सारी प्रॉब्लम्स पीरियड्स के दौरान लड़कियों को होती है। अद्वैत को इस समय उस पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। अद्वैत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके गालों को खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए आपके गोलगप्पे मंगवाता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा खुश हो गई, वहीं उसके चेहरे की खुशी देख अद्वैत भी खुश हो गया। अद्वैत ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाकर गोलगप्पे लेकर आने के लिए कहा। बात कर उसने फ़ोन कट कर साइड में रखा और ईशा को देखने लगा जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसके अंदर का बचपना जो बचपन में वो नहीं जी पाई थी, धीरे धीरे अद्वैत के सामने वो बाहर आ रहा था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अद्वैत का प्यार और उसकी केयर ही थी।
जरूरी नहीं है कि लड़कियों के नखरे सिर्फ उसके माँ बाप ही उठाए, बस सही और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए तो माँ बाप की तरह वो भी एक लड़की के नखरे उठाता है। अद्विक ने कहने पर एक सर्वेंट जल्दी से गोलगप्पे लेकर आ गया, जिसे देख ईशा खुश हो गई और मज़े से खाने लगी। वहीं उसे खुश देख अद्विक भी खुश हो गया। दूसरी तरफ आकाश के घर पर आकाश के कमरे वो बहुत परेशान सा बैठा हुआ था, क्योंकि वो इतने दिन से ईशा की खोज करवा रहा था पर उसे कहीं से भी ईशा का पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से बिजनेस में भी उसे लॉस पर लॉस हुए जा रहा था। उसके सभी प्रोजेक्ट उससे छिन रहे थे पर इसके पीछे का कारण उसे पता नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाकर कान पर लगाया और हेलो बोला। आगे से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आकाश डरते डरते बोला, जी सर, मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत जल्द वो वापस मेरी पकड़ में होगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, बस बॉस को कहिए मैं बहुत जल्द उसे पकड़कर उनके पास लेकर आऊँगा। जी सर। सामने से कुछ और कहा गया और फोन कट गया। आकाश ने फोन सामने टेबल पर रखा और गुस्से में बोला, ईशा कहाँ मर गई ये लड़की? जमीन खा गई या आसमान निगल गया जो ये लड़की मिल नहीं रही? कितने दिन हो गए पूरा शहर छान मारा पर पता नहीं कौन सी बिल में जाकर छुपी हुई है ये लड़की। एक तो इसके मामा मामी भी पता नहीं कहाँ मर गए, इसके साथ वो दोनों भी गायब हो गए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोल उसने अपना फोन उठाया और किसी को फोन कर कुछ समझने लगा। 5 दिन यूं ही निकल गए। ईशा भी अब ठीक थी। अद्विक ने इन दिनों उसका बहुत ख्याल रखा था और अलका जी भी उसे माँ का प्यार देने में पीछे नहीं थी। उन्होंने ईशा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया था और उसे संभाला था। निधि और विधि भी ईशा का बहुत ख्याल रखती थी। वो तीनों एक साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। दादाजी की तो ईशा फेवरेट हो गई थी। अद्विक से ज्यादा वो ईशा को मानते थे। अतुल जी के लिए भी ईशा और निधि विधि में कोई फर्क नहीं था। जैसे उनके लिए निधि और विधि थी वैसे ही ईशा थी। जयराज जी को भी ईशा से कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, उनकी कभी ईशा से खुलकर बात नहीं हुई थी पर फिर भी उन्हें ईशा पसंद थी, क्योंकि ईशा की वजह से ही उनका बेटा अद्विक अब खुश रहने लगा था, मुस्कुराने लगा था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईशा थी। इसलिए अद्विक को खुश देखकर जयराज जी भी खुश थे। वहीं आकाश ने पिछले 5 दिनों से पूरी कोशिश कर ली थी पर उसे ईशा का पता नहीं चल पा रहा था। ऊपर से उसके बिजनेस को नुकसान पे नुकसान हो रहा था, जिस वजह से वो झुंझलाया हुआ था। आज शनिवार था और सोमवार को ईशा और निधि और विधि को कॉलेज जाना था, इसलिए उन लोगों की तैयारियां चल रही थी। अलका जी ने ईशा की जरूरत का सब सामान मंगवा दिया था। कुछ सामान अद्विक अपनी शोना के लिए ले आया था। शाम का समय अद्विक और बाकी सब ऑफिस से आए और हॉल में बैठ गए। अलका जी ने सबको पानी दिया, पर अद्विक की नजरें तो इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी को तलाश रही हों। जब उसे वो नहीं मिली जिसकी उसकी आंखों को तलाश थी तो वो अलका जी को देखकर बोला, छोटी माँ शोना कहाँ है? उसकी बात सुनकर अलका जी कुछ बोलती उससे पहले ही विधि बोली, क्यों भैया आते ही आप भाभी को ढूंढने लग गए क्या? उन्हें देखे बिना आपको चैन नहीं मिलता? उसकी बात सुनकर यहाँ सभी मुस्कुराने लगे। वहीं अद्विक ने उसकी तरफ आंखें छोटी कर और बोला,
हाँ, नहीं मिलता चैन मुझे मेरी शोना को देखे बिना, वो मेरे दिल का सुकून है। जब तक उसे सही सलामत अपनी आंखों के सामने देख ना लूं मेरी आंखें क्या मेरे दिल को भी चैन नहीं मिलता, समझी। उसकी बात सुनकर विधि के साथ साथ सब उसे हैरानी से देखने लगे क्योंकि किसी ने भी अद्वैत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि अद्वैत कभी भी अपने दिल की भावनाओं को बोलकर नहीं दिखाता था। उसके दिल में क्या चल रहा है, कौन सी बात उसे परेशान कर रही है, कौन सी चीज से उसे खुशी मिलती है, आज तक उसने किसी को नहीं कहा था। बस सब चीजों को अपने दिल में ही जमा रखता था। पर आज ईशा के लिए उसके दिल की भावनाएं जानकर सबको बहुत खुशी हुई। पर ये तो उसकी ईशा के लिए कुछ ही फीलिंग्स थी। ईशा उसके लिए क्या मायने रखती है ये तो कोई भी नहीं जान सकता था। ये सिर्फ अद्वैत और उसका दिल जानता था, या फिर भगवान की ईशा अद्वैत की जिंदगी में क्या मायने रखती है। अलका जी विधि की बात सुनकर अद्वैत को देखकर बोलती है, बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ईशा ऊपर अपने रूम में है। दरअसल कॉलेज की तैयारी करते करते थक गई थी, इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए भेज दिया था। उनकी बात सुनकर अद्वैत उठकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। अद्वैत अपने कमरे में आता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सामने उसकी शोना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। ब्लैंकेट साइड पर जमीन पर गिरा हुआ था और ऐसी चलने की वजह से ईशा को ठंड लग रही थी, जिस वजह से वो खुद में ही सिमट रही थी। अद्वैत जल्दी से उसके पास गया और ब्लैंकेट जमीन से उठाकर ईशा को उड़ा दिया और खुद उसके पास बैठ उसके बालों को सहलाने लगा। अद्वैत ने झुककर प्यार से ईशा का माथा चूमा और उठकर बाथरूम में चला गया। अद्वैत फ्रेश होकर आया तो देखा कि ईशा अभी भी सोई हुई है। वो जाकर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। ईशु, सोना उठो, देखो कितना टाइम हो गया, इतना लेट तक सोना अच्छी बात नहीं है बच्चा। अद्वैत की आवाज सुनकर ईशा ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अद्वैत को देख मुस्कुरा दी। अद्वैत भी उसे देख मुस्कुराया और उसका माथा चूम बोला, चलो उठो सोना और फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ फिर आपको दूंगा। अद्वैत उसके लिए गिफ्ट लाया है ये सुनकर ईशा की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से उठकर बैठी और बोली, सच्ची क्या लाए हैं आप बताए ना हमें। उसकी एक्साइटमेंट देख अद्वैत मुस्कुरा दिया और उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, पहले जल्दी से फ्रेश हो जाए फिर दिखाता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशा ने अपना मुंह बनाया पर फिर जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग गई। गिफ्ट के लिए उसका बच्चों जैसा व्यवहार देख अद्वैत को हंसी आ गई। उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई और अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। 10 मिनट बाद ईशा बाथरूम से बाहर आई और जल्दी से जाकर अद्वैत के पास बैठ गई और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, लाइए हमारा गिफ्ट दीजिए। अद्वैत मुस्कुरा दिया। उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन कर कुछ कहा और फ़ोन कट कर उसे टेबल पर रख दिया और फिर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। ईशा उसे ही देख रही थी। जब उसने देखा कि अद्वैत उसकी तरफ नहीं देख रहा तो वो घूर कर अद्वैत को देखने लगी। अद्वैत को खुद पर उसकी नज़रें महसूस हो रही थी पर वो चुपचाप अपना काम करता रहा। ईशा ने जब देखा कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो ईशा ने उसका लैपटॉप बंद कर दिया और खुद मुंह बनाकर चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई। वही उसे ऐसा करते देख अद्वैत मुस्कुरा दिया। उसने ईशा को उसकी कमर से पकड़ा और उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया।
ईशा उसकी इस हरकत से हैरान हो गई, पर फिर उसने मुंह बनाया और अद्विक की गोद से उठने लगी, पर अद्विक ने उसे कमर से टाइट पकड़ लिया जिस वजह से वो उठना तो दूर हिल भी नहीं पा रही थी। अद्विक ने उसे खुद के करीब किया और उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ मेरी सोना? मुझसे गुस्सा हो गई? अद्विक की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर ईशा शांत हो गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेज चलने लगी। अद्विक की करीबी उसे बेचैन कर रही थी। ईशा ने अद्विक की शर्ट को उसकी कमर से टाइट पकड़ लिया। उसकी पकड़ महसूस कर अद्विक मुस्कुरा दिया और धीरे से उसका माथा चूम उसे अपने सीने से लगा लिया। धड़कनें तो अद्विक की भी बड़ी हुई थी जो ईशा की करीबी से थी। ईशा जो उसके सीने से लगी हुई थी वो अद्विक की बढ़ी हुई धड़कनों का शोर आसानी से सुन पा रही थी। अचानक ही ईशा ने अपना हाथ उठाया और अद्विक के सीने पर दिल वाली जगह रख दिया और धीरे धीरे वहां अपने हाथ से सहलाने लगी। अद्विक की पकड़ ईशा पर कस गई, उसकी आंखें बंद हो गई और दिल को एक सुकून सा मिला। ईशा वैसे ही उसके सीने को सहलाते हुए बोली, आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? आपका दिल इतना फास्ट क्यों धड़क रहा है? ये बोल उसने अपना चेहरा उठाकर अद्विक की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए ईशा को बाहों में लिए सुकून से बैठा था। ईशा की बात सुनकर उसने ईशा की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी और बोला, धड़कनें तो आपकी भी बड़ी हुई है, दिल तो आपका भी बहुत तेजी से धड़क रहा है सोना। उसकी बात सुनकर ईशा ने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसका दिल भी अद्विक के दिल की तरह बहुत तेज धड़क रहा है। यह महसूस कर उसने अद्विक की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, पता नहीं पर जब भी हम आपके करीब होते हैं हमारा दिल ऐसे ही बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि अद्विक को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस मासूम सी शहजादी को सबसे छुपा कर संभाल कर रखें या उस पर अपना ढेर सारा प्यार लुटाएं। अद्विक ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। अद्विक ने ईशा को खुद से अलग कर सोफे पर बिठाया और कम इन कहा। तो एक सर्वेंट अंदर आया जिसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। अद्विक ने उससे वो बैग लिया और उस सर्वेंट को जाने के लिए कहा। सर्वेंट चला गया। अद्विक ने वो बैग ईशा के सामने किया और उसे खोलने के लिए कहा। ईशा ने पहले उसकी तरफ देखा और फिर बैग की तरफ। उसने धीरे से बैग खोला और उसके अंदर का सामान बाहर निकाला। यह एक बहुत ही सुंदर सा कॉलेज बैग था जिसका कलर लाइट पर्पल था। ईशा उस बैग को देख खुश हो गई क्योंकि उसे वो बैग बहुत पसंद आया था। उसके चेहरे की खुशी देख अद्विक मुस्कुरा दिया और बोला, पसंद आया? ईशा ने उसकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो अधिक बोला, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सोना, आप मेरी पत्नी और आपकी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हर चीज का ख्याल ये बोल अद्विक ने उसकी तरफ एक और बैग बढ़ा। ईशा ने उसका तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अधिक बोला, ये भी आपके लिए ही है, खोल कर देखिए। अद्विक के कहने पर ईशा ने दूसरा बैग भी लिया और खोल कर देखा तो उसके अंदर मोबाइल था, जो आईफोन लेटेस्ट एडिशन था और सबसे महंगा फोन था। ईशा ने उस फोन को देखा और बोली, ये तो बहुत महंगा लगता है और हमें फोन की क्या जरूरत है, निधि और विधि तो मेरे साथ ही होगी, उनके पास फोन है। उसकी बात सुनकर अद्विक ने प्यार से उसके गाल को सहलाया और बोला, जरूरत है सोना,
जरूरी नहीं वो दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहे और कॉलेज में फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वैसे भी जब मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं कैसे बात करूँगा आपसे। उसकी बात सुनकर ईशा चुप हो गई, पर आखिर की बात सुनकर ईशा को शर्म आने लगी और उसकी चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली, उसे अद्वैत मुस्कुरा दिया। फिर दोनों नीचे चले गए डिनर करने के लिए। सबने डिनर किया और लिविंग रूम में बैठ गए। वहीं ईशा को निधि और विधि अपने रूम में ले गई। एक दिन यूं ही निकल गया, सबने डिनर किया और अपने अपने रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह, आज संडे था, सब लोग घर पर ही थे। अद्वैत की नींद खुली तो उसने अपने साइड में देखा, यहाँ ईशा नहीं थी। ईशा को अपने पास ना देख अद्वैत जल्दी से उठकर बैठ गया और रूम में इधर उधर देखने लगा, पर ईशा कहीं भी दिखाई नहीं दी। अद्वैत ने बाथरूम की तरफ देखा तो उसका दरवाजा बाहर से बंद था। अद्वैत समझ गया कि वो रूम में नहीं है। अद्वैत उठा और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद तैयार होकर वो नीचे आया। उसकी नज़रें हर तरफ घूम रही थी अपनी शोना को ढूंढने के लिए, पर वो हॉल में भी नहीं थी। सब लोग हॉल में मौजूद थे। अद्वैत ने सब लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया और वहीं बैठ गया। शेरा और शक्ति भी वहीं मौजूद थे। वो दोनों अद्वैत के लिए उसका परिवार ही थे और अद्वैत का परिवार भी उन्हें अद्वैत की तरह ही मानता था। अद्वैत बैठा शेरा और शक्ति के साथ काम की बातें करने लगा, पर उसकी नज़रें अपनी शोना को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं ईशा किचन में अलका जी के साथ मिलकर नाश्ता बना रही थी। मिलकर क्या, वो अलका जी को कुछ भी नहीं करने दे रही थी, सब कुछ खुद ही कर रही थी। निधि और विधि भी वहीं मौजूद थी। उन्हें देख अलका जी बोली, तुम दोनों भी सब सीख लो, पूरा दिन बस बैठी या तो बातें करती रहती है या फिर फ़ोन में घुसी रहती है। यह नहीं कि अपनी माँ का काम में कुछ हाथ बटा दो, पता अपने ससुराल जाकर क्या करेगी ये दोनों। उनकी बात सुनकर निधि और विधि का मुंह बन गया। वहीं ईशा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, सीख जाएंगी। उसकी बात सुनकर अलका जी कुछ बोलती उससे पहले ही विधि बोली, और नहीं तो भाभी माँ को तो बस मौका चाहिए हमें सुनाने का। अरे खाना बनाना सीखना कौन सा बड़ी बात है, ये तो हम कभी भी सीख सकते हैं, पर माँ को कौन समझाए। उसकी बात सुनकर निधि अलका जी को पीछे से गले लगाते हुए बोली, और वैसे भी ससुराल में जाकर तो मैं तब कुछ करूंगी ना, जब मैं ससुराल जाऊंगी मैं तो हमेशा यही आपके साथ ही रहूंगी। इसलिए मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी आपके हाथों का बना खाना ही खाऊंगी। उसकी बात सुनकर अलका जी ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, हाय राम, इसका मतलब इस लड़की को मुझे पूरी जिंदगी झेलना होगा। मैंने तो सोचा था जल्दी से इन दोनों की शादी कर दूंगी और घर की जिम्मेदारी ईशा को दे दूंगी, क्योंकि अब वो इस घर की बहू है और मैं आराम करूंगी। पर मुझे कहाँ पता था कि यह मुसीबत पूरी जिंदगी मेरे सिर पर ही रहने वाली है। उसकी बात निधि हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्या मैं आपको एक मुसीबत लगती हूँ? उसकी बात सुनकर अलका जी ने मुंह बनाया और बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हारे आगे तो मुसीबत भी छोटा शब्द है। तुम तो सुनामी हो, सुनामी जो पूरा दिन घर में उद्यम मचाती रहती है। उनकी बात सुनकर निधि का चेहरा रोने जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देंगी। अलका जी और ईशा ने उसकी तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। विधि भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था अलका जी निधि को परेशान कर रही हैं। पर तभी उसकी नज़र ईशा पर पड़ी, जो खिलखिलाकर हंस रही थी।
ईशा जब से इस घर में आई थी, विधि ने उसे पहली बार ऐसे हंसते हुए देखा था। उसे ऐसे खुलकर हंसते देख विधि मुस्कुरा दी। परी तभी उसने अपना फोन निकाला और ईशा की ऐसे हंसते हुए एक फोटो खींच ली। वहीं अलका जी थोड़ी शांत हुई और निधि को अपने सीने से लगाकर बोली, अरे मेरा बच्चा, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम दोनों तो मेरी राजकुमारियां हो, मेरे दिल का टुकड़ा। निधि ने उन्हें कसकर पकड़ लिया, उन्हें गले लगे देख विधि मैं भी हूँ कहते हुए आए और उनसे लिपट गई। ईशा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। माँ का प्यार क्या होता है उसे तो पता ही नहीं था, पर आज अलका जी को निधि और विधि को प्यार करते देख उसे भी उसकी माँ की याद आ रही थी। उसे भी माँ के प्यार की कमी महसूस हो रही थी। अलका जी ने उसे अकेले खड़े देखा तो अपनी बांह फैलाकर उसे भी अपने पास आने का इशारा किया और बोली, तुम क्यों वहाँ खड़ी हो, यहाँ आओ, तुम भी तो मेरे दिल का टुकड़ा हो। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया पर हूँ तो मैं तुम्हारी ही। ईशा की आंखें नम हो गई। वो भाग कर आई और उनसे लिपट गई। उन तीनों ने अलका जी को जकड़ लिया। दरवाजे पर खड़ी सुमन जी उन्हें देख रही थी, पर फिर बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अद्विक की नजरें अभी भी ईशा को ढूंढ रही थी। उसे पता था कि वो अलका जी के साथ किचन में है। कुछ देर बाद उसे निधि और विधि किचन से बाहर आती हुई दिखाई देती है। उसे लगा ईशा भी होगी पर ईशा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। निधि और विधि आकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। विधि जब अद्विक को किचन की तरफ देखते हुए देखती है तो बोलती है, क्या हुआ भाई? अद्विक उसकी तरफ देखता है और बोलता है, कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप बार बार इधर उधर देख रहे हैं न, इसलिए पूछा। उसकी बात सुनकर सब अद्विक की तरफ देखने लगते हैं जो घूर कर विधि की तरफ देख रहा था। क्योंकि विधि उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, उसे पता था कि अद्विक की नजरें ईशा को ढूंढ रही हैं, इसलिए वो चिढ़ा रही थी। तभी अलका जी किचन से बाहर आती है। उनके पीछे पीछे ही ईशा भी बाहर आती है जिसके हाथों में ट्रे था। सबकी नज़र उन दोनों पर चली जाती है, पर अद्विक की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ती है उसी पर जम जाती है। ईशा ने रेड कलर का अनारकली सूट पहना था जिसके ऊपर हल्की गोल्डन कलर की कढ़ाई की हुई थी, साथ में रेड दुपट्टा, हाथों में भरी हुई लाल रंग की चूड़ियां, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, मांग में अद्विक के नाम का सिंदूर और गले में उसके नाम का मंगलसूत्र। ईशा इस समय बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयारी हुई थी और यह सब करने के लिए उसे अलका जी ने कहा था। अलका जी और ईशा ने नाश्ता टेबल पर रखा और सबको सर्व करने लगी। ईशा भी उनकी मदद कर रही थी। अद्विक की नजरें ईशा पर ही टिकी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो ईशा को अपनी बाहों में समा ले और प्यार से उसके माथे को चूम ले, पर सबके सामने खामोश अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर बैठा हुआ था। अलका जी के कहने पर ईशा भी आकर अद्विक के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। अद्विक की नज़र अभी भी उसी पर थी। विधि जो उसे ही देख रही थी वो उसकी तरफ झुककर धीरे से उसके कान में बोली, भाई अगर आप ऐसे ही भाभी को देखते रहे तो पक्का उन्हें आपकी नज़र लग जाएगी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और आंखें छोटी कर उसी तरह धीरे से बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? मुझसे पंगा लेने से पहले सोच लेना, वरना जो तुम हर दूसरे दिन ये शॉपिंग करती हो वो सब बंद करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बना लेती है और फिर बोलती है, अच्छा ठीक है,
मेरे पास कुछ है आपके लिए जिसे देखने के बाद आप मुझे माफ़ कर देंगे और मेरी शॉपिंग भी बंद नहीं करवाएंगे बल्कि खुद मुझे शॉपिंग करवाएंगे। उसकी बात सुनकर अद्विक उसे देखने लगता है, तो वो अपना फ़ोन खोलकर उसके सामने कर देती है। अद्विक नजरें घुमाकर फ़ोन की तरफ देखता है तो स्क्रीन पर ईशा की खुलकर हंसते हुए की फ़ोटो देख नजरें फ़ोन पर ही टिक जाती है। ईशा को इस तरह से हंसते देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक सुकून उतर आता है। वो फ़ोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर उससे पहले ही विधि फ़ोन साइड कर लेती है और बोलती है, आपको नहीं लगता मुझे इसके बदले कुछ मिलना चाहिए? अद्विक की उसकी तरफ घूर कर देखता है तो उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए फिर बोलती है, अब आप अपनी शोना के लिए इतना तो कर सकते हैं। अद्विक एक गहरी सांस लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, शाम तक जो चाहिए वो मिल जाएगा। शक्ति को बता देना, उसे पता था उसकी बहनें कैसी है। जब तक वो अपनी बात मनवा नहीं लेती वो चैन से नहीं बैठती, इसलिए वो हार मानते हुए विधि की बात मान लेता है। उसकी बात सुनकर विधि खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट। ये बोल वो अपने फ़ोन में से फ़ोटो अद्विक के नंबर पर सेंड कर देती है और अपना नाश्ता करने लगती है। अद्विक जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर ईशा की फ़ोटो को देखता है और प्यार से उस पर हाथ फिरा कर उस फ़ोटो को वॉलपेपर पर लगा लेता है और एक नज़र ईशा को देख जो अपना नाश्ता कर रही थी वो भी अपना नाश्ता करने लगता है। दोपहर का समय अद्विक, शेरा और शक्ति के साथ स्टडी रूम में था। वो तीनों वहां पर अपना काम कर रहे थे। तभी शेरा ने अद्विक को देखा और बोला, भाई अगले हफ्ते माफिया मीटिंग होने वाली है और सुनने को आया है कि इस बार शायद इस मीटिंग में ईगल भी आएगा। उसकी बात सुनकर अद्विक और शक्ति उसकी तरफ देखने लगे। तभी अद्विक बोला, ठीक है, जाने की तैयारी कर लेना, हम भी चलेंगे। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो तीनों फिर अपने काम में लग गए। लगभग 2 बजे के करीब उनका काम खत्म हुआ तो शक्ति अंगड़ाई लेते हुए बोला, हाय, अब मैं और काम नहीं कर सकता, थक गया मैं तो। ये बोल वो सीट से सिर टिकाकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। वहीं अद्विक और शेरा ने उसे देख ना में गर्दन हिलाई। तभी अद्विक बोला, ठीक है चलो, वैसे भी लंच का टाइम हो रहा है, उसके बाद कुछ टाइम रेस्ट कर लेना। दोनों हाँ में गर्दन हिलाए और फिर तीनों उठकर स्टडी रूम से बाहर आ गए। अद्विक सीधे अपने रूम की तरफ चला गया क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया था अपनी शोना को देखे हुए, इसलिए अब वो जल्द से जल्द अपनी शोना को देखना चाहता था। अद्विक जल्दी से अपने रूम में गया पर ईशा वहां नहीं थी। उसने सोचा निधि और विधि के साथ उनके रूम में होगी, इसलिए वो कुछ सोच बाथरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर आया और अपने रूम से निकल सीधे निधि और विधि के रूम की तरफ चला गया, पर यह क्या, वो तीनों वहां भी नहीं थी। अद्विक नीचे हॉल में आ गया पर ईशा, निधि और विधि उसे वहां भी दिखाई नहीं दी। अद्विक उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगा पर वो तीनों कहीं नहीं थी। तभी उसे अलका जी अपने रूम से बाहर आते दिखाई दी। अद्विक उनके पास गया और बोला, छोटी माँ, शोना, निधि और विधि कहाँ है? अलका जी ने उसे देखा और बोली, वो तीनों तो मॉल गई है। विधि बोल रही थी कुछ सामान लेना है, तो अद्विक बोला, क्या, पर वो लोग बताकर नहीं गई? उसकी बात सुनकर अलका जी चौंक गई और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अद्विक? वो तीनों तुमसे पूछकर ही तो गई है। नहीं छोटी माँ, मुझे तो पता भी नहीं, अलका जी बोली। पर विधि ने तो कहा कि तुमने परमिशन दे दी है,
इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर रुककर इसका मतलब इस लड़की ने झूठ बोला। आने दो आज इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत झूठ बोलने लगी है। अलका जी ने अद्विक की तरफ देखा जो कुछ परेशान सा लग रहा था और कुछ सोच रहा था। अलका जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या बात है अद्विक, तुम परेशान लग रहे हो? फिक्र मत करो, वो लोग पहली बार तो ऐसे नहीं गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अद्विक ने उनकी तरफ देखा और बोला, नहीं बड़ी माँ, बात वो नहीं है, पर शोना के लिए ऐसे बाहर जाना सही नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, तो अद्विक बोला। छोटी माँ, शोना की जान को खतरा है, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जिस हालत में मुझे वो मिली थी उसे देखकर रो कांप गई थी मेरी। अगर फिर उसके साथ कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अलका जी भी परेशान हो गई। अद्विक बिना कुछ बोले घर के बाहर निकल गया। उसने किसी को फोन लगाया और बोला, ईशू की लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। ये बोल उसने फोन कट किया और गाड़ी में बैठ कहीं निकल गया। वहीं मॉल में निधि और विधि शॉपिंग कर रही थी और ईशा उनके साथ साथ हर जगह घूम रही थी। तभी ईशा ने निधि की तरफ देखा जो अपने लिए ड्रेस देख रही थी और बोली, निधि, आपने मुझे अपने भाई से बात क्यों नहीं करने दी? मैं तो बस उन्हें एक बार फोन कर बताना चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ मॉल आई हूँ। उसकी बात सुनकर निधि बोली, ओफो भाभी, मैंने बताया तो था कि विधि ने भाई से परमिशन ले ली थी मॉल आने के लिए। भाई ने खुद उसे जाने की परमिशन दी थी। उसकी बात सुनकर ईशा कुछ नहीं बोली। वही उसे आगे कोई सवाल ना करता देख निधि ने चैन की सांस ली और मन ही मन बोली, थैंक गॉड भाभी ने और कुछ नहीं पूछा, वरना मैं ज्यादा देर भाभी से झूठ नहीं बोल पाती। सॉरी भाभी, अब मैं आपको क्या बताऊं कि भाई को तो पता ही नहीं चला कि हम मॉल आए हैं। हम तो आपको झूठ बोलकर मॉल लेकर आए थे ताकि आप थोड़ा घूमें और आपका मूड अच्छा रहे। निधि यह सब सोच ही रही थी कि विधि की आवाज सुनकर वो होश में आई, जो ईशा को एक ड्रेस दिखा रही थी और बोल रही थी, भाभी आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी यह ड्रेस। उसकी बात सुनकर ईशा बोली, नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। छोटी माँ ऑलरेडी बहुत कपड़े लेकर आई है हमारे लिए, हमें और कपड़े नहीं चाहिए। निधि बोली, ओफो भाभी, आप भी ना, एक और ड्रेस ले लेगी तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। चलिए जल्दी यह ड्रेस ट्राई कीजिए। ये बोल उन दोनों ने ईशा को ड्रेस देकर जबरदस्ती ट्राई करने के लिए भेज दिया और खुद अपने लिए और ड्रेसेस देखने लगी। वहीं उसी मॉल के थर्ड फ्लोर पर आकाश कैफेटेरिया में बैठा अपने किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था। यह एक प्राइवेट एरिया था जो पूरा कांच से कवर था। इसके अंदर से बाहर तो सब देखा जा सकता था, पर बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ईशा ने वो ड्रेस ट्राई कर निधि और विधि को दिखाई। वो ड्रेस ईशा पर बहुत अच्छी लग रही थी। ईशा के ना करने के बावजूद निधि और विधि ने जबरदस्ती वो ड्रेस ईशा के लिए ले ली। उन दोनों ने और भी बहुत सारी ड्रेसेस अपने और ईशा के लिए ली और शॉप से बाहर आ गई। वो तीनों इस समय सेकंड फ्लोर पर मौजूद थीं और वहां से निकलकर दूसरी शॉप की तरफ जा रही थी। तभी ऊपर थर्ड फ्लोर पर कैफेटेरिया में बैठे आकाश की नज़र ईशा पर गई। उसे वहां देख वो चौंक गया, पर फिर उसने अपने क्लाइंट को बाथरूम का बहाना बनाया और जल्दी से कैफे से निकल सेकंड फ्लोर की तरफ भागा। वहीं ईशा इस सब से बेखबर निधि और विधि के साथ शॉपिंग करने में बिजी थी। सालों बाद ऐसे बाहर आकर घूमकर उसे भी अच्छा लग रहा था।
आकाश उसे देखते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, पर तभी कुछ लोगों के बीच में आ जाने से ईशा उसकी आंखों से ओझल हो गई। ईशा, निधि और विधि एक शॉप के अंदर गई, यहाँ फुटवेयर्स थे। तभी एकदम अद्विक उन लोगों के सामने आ गया। अद्विक को अपने सामने देख निधि और विधि की हालत खराब हो गई। वहीं ईशा चुपचाप खड़ी अद्विक को देख रही थी, जो निधि और विधि को गुस्से में घूर रहा था। अद्विक उन दोनों को गुस्से में घूरते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, अभी के अभी घर जाओ। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर निधि और विधि के साथ साथ ईशा भी डर गई। विधि ने हिम्मत की और बोली, पर भाई। तभी उसकी बात काटते हुए अद्विक गुस्से में बोला, एक बार में सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला घर जाओ। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर ईशा कांप गई। निधि और विधि भी अद्विक का गुस्सा देख डर गई और चुपचाप वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। ईशा भी उन दोनों के साथ बाहर जाने लगी, पर अद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप नहीं, आप मेरे साथ चलेगी। निधि ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर भाभी तो हमारे साथ। उसकी बात अद्विक की घूरती नजरों को देख उसके गले में ही रह गई। अद्विक को गुस्से में देख वो दोनों जल्दी से वहां से बाहर आए और गाड़ी में बैठ घर के लिए निकल गई। अद्विक ने ईशा की तरफ देखा, जो डर से कांप रही थी। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और पीछे के रास्ते से उसे बाहर लेकर आया। उसकी गाड़ी पहले ही वहां मौजूद थी। अद्विक ने ईशा को पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ ड्राइव करने लगा। ईशा चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। उसे अधिक से बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी चेहरा ऊपर कर अद्विक की तरफ देखने की। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग घर पहुंचे। अद्विक गाड़ी से बाहर आया और ईशा की साइड का दरवाजा खोल उसे भी बाहर निकाला। ईशा ने अभी भी अपना चेहरा झुका रखा था। अद्विक ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गया। हॉल में आकर उसने ईशा का हाथ छोड़ा और बिना कुछ बोले ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। ईशा ने उसे ऐसे बिना कुछ बोले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। निधि और विधि भी घर पहुंच चुके थे और हॉल में ही मौजूद थे। अलका जी ने उन्हें बहुत डांटा था। उन लोगों ने ईशा को रोते हुए देखा तो उसके पास आकर बोली, सॉरी भाभी, हमारी वजह से भाई आप पर भी गुस्सा हो गए। तो निधि बोली, हाँ भाभी सॉरी, हमें आपको झूठ बोलकर मॉल लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। विधि बोली, हमें माफ कर दीजिए भाभी। उनकी बात सुनकर ईशा चौंक गई और बोली, झूठ बोलकर मतलब इन्होंने बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी और आप दोनों हमें झूठ बोलकर मॉल लेकर गई। उसकी बात सुनकर वो दोनों कुछ ना बोल सकी और अपना चेहरा झुका लिया। वहीं अलका जी जो वहीं मौजूद थी वो उनके पास आई और बोली, हाँ बेटा, ये दोनों तुझे झूठ बोलकर मॉल लेकर गई थी। अद्विक ने इन्हें कोई परमिशन नहीं दी थी। इन लोगों ने मुझसे भी झूठ कहा कि अद्विक ने इन्हें परमिशन दी है जाने की। उनकी बात सुनकर ईशा परेशान हो गई और ऊपर अपने कमरे की तरफ देखने लगी। अलका जी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, जा बेटा, एक बार अद्विक से बात कर ली, वो बहुत परेशान हो गया था ऐसे तुम्हारे बाहर जाने से। एक बार बात करेगी तो उसे शायद अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और गहरी सांस लेकर ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।